हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास प्लस 2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 14 बायोस्फीयर। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक का मेंशन किया है मैंने और बाकी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें डेट मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपने ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है बायोस्फीयर, सेकंड क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और थर्ड क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से। आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न है सिंपल है, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं। और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल या सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, इनमें वर्ड लिमिट नहीं होती, बस आंसर जो पूछा गया वो स्पेसिफिक होना ही चाहिए। अगर वो पॉइंट आप 4 लाइनों में भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, जैसे मैथ में या अदर सब्जेक्ट में मिलते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपने ध्यान रखना है कि जितना यहाँ मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाए, ताकि जब आपके सामने इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपसे मिस ना हो, वो आप अच्छे से लिख सकें। बाकी 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, टाइम 3 घंटे होंगे, 24 क्वेश्चन होते हैं। लेसन देख लेते हैं। लेसन 14 बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बायोस्फीयर? डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर विदाउट सुटेबल एग्जाम्पल। हमसे ये बोला गया है कि बायोस्फीयर का डिफिनेशन अब बताना है और कंपोनेंट क्या है वो भी बताने विथ एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल जो सुटेबल हो, तो उसके साथ ही आपको पूरे आंसर कंप्लीट करने 4 मार्क्स में। तो जो बायोस्फीयर है पहले ये समझ लेते हैं। बायो से ही इसको 2 पार्ट में पहले डिवीजन करते हैं। ऐसा स्फीयर है जिसका सारा सिस्टम बायोलॉजिकली है, यानी जितने भी जीव जंतु सांस लेते हैं, जिनकी जनन प्रक्रिया है, तो उन सब को ही हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे जीवन है। अब किसी भी दुनिया में हो, कोने में हो, जीवन है तो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर ही कहलाएगा वो। सिर्फ इंडिया की यहाँ पे बात नहीं होगी, वर्ल्ड की बात होगी है, पूरे अर्थ की बात होगी है बायोस्फीयर में। और एक प्रकार का हम इसे इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर विदाउट सुटेबल एग्जाम्पल। तो हम इसके कंपोनेंट भी जानेंगे कि कितने कंपोनेंट होते हैं। द बायोस्फीयर ऑल्सो नोन एज द इकोस्फीयर इज द वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बिल्कुल जो मैंने बोला कि अर्थ के लाइफ जोन को ही बोला गया बायोस्फीयर। इज कॉल्ड बायोस्फीयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे आगे एंड में। अब देखते हैं कंपोनेंट। डिफिनेशन इतना ही लिखना है आपने। अब कंपोनेंट देखते हैं। बायोस्फीयर हैज 3 बेसिक कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एबॉटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे अगर आपसे एबॉटिक वर्ड अगर मिस हो गया तो अपने सीधा लिखना है फिजिकल कंपोनेंट या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये ऑलरेडी एग्जामिनर ने सुना होगा, तो उसको ज़्यादा ब्रेन पर स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, उसको समझ तुरंत आएगा एग्जामिनर को। हमने आंसर एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करना है ताकि हम मार्क्स अच्छे ले सकें और आसानी से एनालिसिस में पास हो सके। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हम सीधा जान सकते हैं। जो पत्थर है, पहाड़ है, पानी है, इन सबको ही बोले जाते हैं। These components broadly consist of non-living elements which are essential for the survival of all living organisms. For example, earth, crust, rock, minerals, nutrition। 3 एग्जाम्पल लिखे हैं वो जो किसी को भी समझ में इजीली आए। आपको एग्जामिनर को स्ट्रेस नहीं देना आंसर लिखकर, आपको एग्जामिनर को ऐसा प्रेजेंटिंग करनी है अपने आंसर, ताकि एग्जामिनर देखने के बाद मार्क्स काटे ही ना। और ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में अपने आंसर पे कटिंग कम से कम करनी है। बायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसे कहते हैं। एबॉटिक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और बॉटिक कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिक है। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स constitutes the 3 biotic component of environment. In a way, these can be called as the 3 subsystem। जो आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो 3 है। तो पहला है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि प्लांट्स जो है प्लांट्स नंबर 1 पे आएगा। सेकंड एनिमल है, एनिमल डिपेंडेंट होता है प्लांट्स पे, क्योंकि उनका पहला ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, वो जो एनिमल्स है वो कंज्यूम ही प्लांट को करता है। देयरफॉर एनिमल आर हिटरोट्रॉपी, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें अभी हिटरोट्रॉपी का अलग से यहाँ टर्म्स नहीं है, जब आगे आएगा तो मैं वहाँ पे इस टर्म को आपको क्लैरिटी कराऊंगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। दीज नंबर आर अल्टीमेट एंड आर पॉपुलरली नोन एज डीकम्पोजर। माइक्रो जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो डीकम्पोजर है। क्यों बोला गया? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही सर्वाइव करता है, इसीलिए उसका एंडिंग नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करता रहता है, कंटिन्यूटी। अगर ये सर्वाइवल रुक जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिंग सिस्टम है वो एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसे सर्वाइवल सिस्टम ही नहीं मिलेगा। जैसे देखा था आपने कोरोना वायरस में कि जिन्हें कोविड-19 में जब ऐसा हुआ था कि एक से दूसरे बॉडी में जा रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर उनका सर्वाइवल सिस्टम एंड जब तक नहीं हुआ तब तक जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे। एक बार सर्वाइवल सिस्टम को एंड किया गया, उसके बाद जो मेडिसिन चलाएगी तब ये रुका है, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सिस्टम है रुकते नहीं है। यही 2 तरीके हैं रुकने के। लास्ट कंपोनेंट हमसे बोला गया एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी में सिंपल है, ये आपके 3 एनर्जी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 हवा, पानी और सूरज, यही बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो किसी भी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं होगा। यही चीज़ मंगल पे देखा जा रहा है, मंगल ग्रह पे, कि अगर वहाँ पे ये चीज़ें प्राप्त होता है तो वहाँ भी जीवन संभव होगा। तो हमसे पूछा गया था कंपोनेंट, हमने कंपोनेंट बता दिए सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो 4 में से 4 नंबर कोई भी एग्जामिनर देगा इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल। अगर आपकी कटिंग ना हो तो, कटिंग होगा तो शायद आधा नंबर काट सकता है। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। यहाँ पे मैंने डेट मेंशन नहीं किया एग्जाम के कि कब आया है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करके जाना है कि अगर आ सकता है तो आपने ये क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। या मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो आपने प्रैक्टिस करके ही जाना है इस क्वेश्चन को। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। जो क्लाइमेटिक चेंज है वो आपके वेदर एंड टेम्परेचर के पैटर्न जो शिफ्ट होते हैं उसी पे बेस्ड होता है। जैसे अभी का टेम्परेचर ऐसा है कि हर एक मौसम 1 महीना 2 महीना लेट ही है। तो ये एक सिस्टम पहले ऐसा नहीं था, तो पहले शिफ्ट नहीं था, पहले सिंपल चल गए थे फिक्स कंटिन्यूटी। ये शिफ्ट हुआ है, कब हुआ है ये टाइमिंग यहाँ लिखी गई, कब से स्टार्ट हुआ है। दीज शिफ्ट में बी नेचुरल बट सिंस द 1800 ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बीन द मेन ड्राइव ऑफ क्लाइमेट चेंज primarily ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बहुत सारी जो आपकी फ्यूल है ना वो ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग की है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया उसको, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना उतना यूज़ किया, जिसमें कोल, ऑयल एंड गैसेस। ये तो कम यहाँ पे मेंशन है, और भी बहुत कुछ जो नेचर ने दिए हमें, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया गया है। यही रीज़न है कि आज के टाइम टेम्परेचर एंड वेदर दोनों के दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। कई बार तो ऐसे भी आपने सुने होंगे कि जहाँ पे साल भर गर्मी पड़ती है वहाँ भी बारिश हो गए हैं, बाढ़ जैसी सिचुएशन है। यही रीज़न है कि टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न शिफ्ट हो चुका है। उसका भी एग्जांपल है कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें प्राप्त हुए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन जिसे प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो सब ह्यूमन ने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक लिमिट लगाई जाती है ना, लिमिट क्रॉस करके यूज़ किया गया है एज ए कमर्शियल लेवल पर। और कमर्शियल लेवल का सिंपल है कि थोड़े अमाउंट में यूज़ नहीं होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है। इसी कारण पूरा क्लाइमेट शिफ्ट हो चुका है आज के टाइम। द प्लांट एंड एनिमल्स बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ एटमोसफियर विच इन ट्विन एक्ट एज ग्लोबल
thermostats. It means these elements control this temperature balance within optimism limit. अभी यही है कि जो प्लांट्स और एनिमल का है वो एटमॉस्फेयर बैलेंस होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने सुना होगा, कार्बन की मात्रा अगर बैलेंस हो जाएगी तो कह सकते हैं जो ये शिफ्टिंग है और ज़्यादा चेंजेस होगी, ये नहीं होगा, थोड़ा रुक जाएगा। The water bodies play important role in irregular global climate. In recent years, the rapid growth of human population, the rate at which we consume the earth resources, वही जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे ऊपर समझा चुका हूँ कि अर्थ रिसोर्सेज हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें आते हैं पानी, आपके लकड़ी, जो आपके फल आते हैं, जितनी चीज़ें जंगल से प्राप्त होती हैं वो सारी चीज़ें हमने लिमिट क्रॉस करके यूज़ किया है, जिसके कारण कार्बन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका एक बिगेस्ट रीज़न यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, जिसके कारण हमने रिसोर्सेज भी उतनी ही तेज़ी से यूज़ किया है। जिसका बिगेस्ट रीज़न यही है आज के टाइम कि आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम है पूरा शिफ्ट हो चुका है अच्छे से। तो गर्मी के टाइम, सर्दी के टाइम और आपके बरसात, ये तीनों टाइम आज के टाइम बारिश होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे बिल्कुल नहीं होता। जिस कारण आज तो यही है कि ऐसा कोई भी फार्मर नहीं होगा जिसका साल में 1-2 टाइप्स का फसल खराब ना होता हो। यही रीज़न है, क्योंकि क्लाइमेट पूरा शिफ्ट हो चुका है जहाँ प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। इसके लिए वेदर रिपोर्ट जो देते हैं वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे केवल डिफिनेशन है इसके, आपके इसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कई बार आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो आपने इतना ही लिखना है। बाकी बुक में कुछ मेंशन है पॉइंट, 2-4 वहाँ से लिख लेने को, इसमें ऐड कर लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं रखना है आंसर में, 1-2 पॉइंट और ऐड कर लेना है। आप गूगल पे ही सर्च करके ये ऐड कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये लिखना है। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो इसके बाद लिखनी है, 3-4 पॉइंट आंसर में। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इन तीनों में अप्रैल में आने के चांसेस है, तो आपने ध्यान रखना है इसको। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वे इन विच हीट is trapped close the earth surface by greenhouse gas. These heat trapping gases can be thrown off as a blanket wrapped around earth, keeping the planet toaster than it would be within them. ग्लोबल वार्मिंग का सीधा डिफिनेशन है कि जो हीट अर्थ पे आ रही है ना, या अर्थ जो हीट जितनी तेजी से अर्थ पे बढ़ रहा है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी आती है तो सर्दी आती है, ये फैक्टर सिंपल है। बरसात भी आएगा, बारिश भी होएगा, लेकिन कई जगह सिर्फ 2 ही सीजन है, एक गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे रेगिस्तान वाले एरिए में, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्लांट नहीं है, आपके जंगल नहीं है, तो बारिश की कोई वहाँ पे चांस ही नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बार हीट आ गया अर्थ पे तो वापस हीट बैलेंस नहीं होता है, ना ही कम होता है। एक ब्लैंकेट की तरह ही है कि ब्लैंकेट में एक बार ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो जितनी हीट बनी है वो हीट कम ही नहीं हो रही है। तो हीट बढ़ेगा तो जो उसके अंदर है उसे प्रॉब्लम होगा ही। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही बोला जा रहा है कि इसमें हीट बढ़ता है। उसका बेसिकली रीज़न ये है कि जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत हाई लेवल पर इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण हीट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही डिफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग का। बाकी आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट है इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन कितने हैं इस चैप्टर से आ सकते हैं, आपको इतनी तो हिंट मिल चुकी है। क्वेश्चन मैंने कितने वर्ड लिमिट है वो भी आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ आपको लास्ट में मेंशन भी कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन आपने खुद से लिख लेना है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एनआईएस में जो धारणा है फेल होने की वो बदली जा सके और हम आप मिलकर ही बदल सकते हैं। आपका बोर्ड कोई भी हो, फेल तो आप कहीं भी हो सकते हैं,
अगर पढ़ाई ना करें तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन पढ़ाई आपको सभी जगह करनी है पास होने के लिए, यही रूल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।